हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कैसी हैं। जैसे कि आपको पता है भारत में हर तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि भारत अपने आप में बहुत सारी विभिन्नताओं को समेटे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान क्लोड निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना है। तो ये है भारत की स्थलाकृतियाँ। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है भारत को? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। एक बार इसको मैप में देखते हैं। ये हमारा हिमालय पर्वत, ये है भारत का मरुस्थल, ये अरावली श्रेणी है, ये उत्तरी मैदान है, ये दक्कन का पठार है, यहाँ पे हमारे द्वीप समूह है, और ये तटीय क्षेत्र है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि ये प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में ये नया पर्वत है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? हिमालय का निर्माण लगभग 40 से 50 मिलियन पूर्व हुआ था। 40 से 50 मिलियन पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ था। इस टक्कर के कारण इनके बीच में जो टेथिस सागर था उसके अवसाद में वलन पड़ गया था, मोड़ पड़ गए थे, जिससे वे धीरे धीरे ऊपर उठकर एक विशाल पर्वत श्रृंखला के रूप में सामने आए, जिसे हम आज क्या कहते हैं? हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय से रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। माउंट एवरेस्ट चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व में। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अब ये देखिए, ये है हिमालय पर्वत जो 2400 किलोमीटर फैला हुआ है, और ये क्या है? एक सेमी सर्कल का निर्माण करता है। ये सेमी सर्कल शेप में है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि पूर्वी भाग में जो ऊंचाइयां हैं वो विविध रूप से हैं पश्चिमी की तुलना में। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। अब हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री। ये दूसरे नंबर पे है हिमाचल हिमालय, और तीसरे नंबर पे है शिवालिक। तो इस तरह से हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले आंतरिक हिमालय, उसके बाद हिमाचल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। इस तरह से 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। और ये है जो हिमाद्री या महान हिमालय के ऊपर जो चोटियां हैं। सबसे पहले ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट चोटी है, जो कि नेपाल में है। कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू नेपाल के अंदर है। धौलागिरा भी नेपाल के अंदर है। नंगा पर्वत है, ये भारत के अंदर है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। और गुरुला मधाता ये कहाँ पर है? नेपाल में है।
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। महान हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, तो इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या नीमन हिमालय के नाम से जानी जाती है। यानी कि ये महान हिमालय है और इसके दक्षिण में, ये उत्तर में है और इसके दक्षिण में कौन सा है, इसके दक्षिण में है नीमन हिमालय या हिमाचल हिमालय। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशर पड़ा है। और ये क्या है, जैसे ये महान हिमालय है, ये हिमाचल हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। तो इन सब में सबसे अधिक जो दबाव है वो किस पे पड़ा था, इस पे हिमाचल हिमालय पे पड़ा था। इसी वजह से ये क्या है, एक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है। अब ये कैसे बना है अवसादों से, यानी कि देखो ये महान हिमालय, ये हिमाचल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। यहाँ से आने वाली नदियाँ यहाँ पे तेज़ स्पीड से आती है तो ये अपने साथ सारे अवसादों को लेकर आती है। पर जैसे ही इस ऊंचाई कम होती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने साथ जो भी अवसाद थे वो क्या है, यहाँ पे वो जमा कर देती है। ये घाटियाँ बजरी तजलोट की मोटी परत से ढकी हुई है। नीमन हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटला दून एवं पाटली दून। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया, जो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर इनका नाम का वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे हिमाचल कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। देखिए ये है हिमालय पर्वत, यहाँ पे सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान में, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय पर्वत है, हिमालय एक क्षेत्र है, उसे पंजाब हिमालय का नाम दिया गया है। उसे पंजाब हिमालय का नाम। सतलुज नदी से जो काली नदी है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसके बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और काली नदी के बीच और तीस्ता नदी के बीच जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और जो दिहांग है उस नदी के जो बीच क्षेत्र आता है उसे क्या कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है। इस तरह से इन भागों में विभाजित है। पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत को विभाजित किया गया है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग ओर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों व अवसादी शैल से बना है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल, मिजोरम तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है इसके अंदर। इसके बाद आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियाँ हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जब हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है। जब तक कि उनकी स्पीड तेज़ होती है तब तक वो अपने साथ अवसादों को लेकर आती है, पर जैसे जैसे स्पीड धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाए अवसादों को क्या है वो निक्षेप करती जाती है। और इसी निक्षेपण के कारण क्या है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है।
नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिकाएं कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब का नदियों का क्या होता है? 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानतः इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है, यानी कि उत्तरी मैदान को सिर्फ समतल भाग माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसे ही शिवालिक की ढाल से नीचे उतरती है 8 से 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी के हैं उसमें एक गुटिका का निक्षेपण होता है और उसे क्या कहा जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होती है, इसलिए तथा गहन कृषि के लिए यह आदर्श होते हैं। अब है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उससे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण का पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का पठार कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तक मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तक उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, व्यस्तत तथा उन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं।
पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। यानी कि बंगाल में आने वाली जो नदियां हैं इस पूर्वी घाट को क्या कर रही हैं, वो काट रही हैं। तो वैसे पहले जैसा पश्चिमी घाट है वैसा वो सतत नहीं है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। यहाँ के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर ऊंचाई है जिसकी, तडोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराई तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोड इकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देखिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसके लिए इसके सेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारों पर बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी की सलाह करतिया करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।